हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। आज मैं जिस मानवा का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है 10,000 ईयर इनटू द फ्यूचर। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूसेंग। अब क्लास में लूसेंग सो रहा होता है तो उसका टीचर उठाते हैं तो लूसेंग का जवाब होता है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो नींद में होता है। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि तुम लूसेंग पूरे क्लास में बस सोते रहते हो और कोई काम नहीं है तुम्हारा। जिसके बाद पूरे क्लास में उसका मजाक बन जाता है। टीचर उसको बताते हैं कि एग्जाम में बस 200 दिन बाकी रह गया तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने में। अब तुम पूरे क्लास में से सोते रहोगे तो तुम स्कूल में फिर से फेल हो जाओगे। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें एक चपरासी की नौकरी मिलेगी। और तुम्हें पता है ना चपरासी की नौकरी कैसे कैसी होती है, तुम्हें कोई नहीं जानेगा, बस तुम्हें सब हेट करेंगे। और फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने स्कूल के टाइम में पढ़ाई क्यों नहीं किया था। उसके बाद क्लास के सारे बच्चे लूसेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि टीचर आप कुछ मत बोलिए लूसेंग को, क्योंकि उसको सोने दीजिए। वैसे भी उसका हेल्थ लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो उसका दिमाग भी बचा कुचा खराब हो जाएगा, तो उसको आप सोने ही दीजिए। इसके बाद क्लास टीचर कहते हैं कि ये लड़का अपने आप में कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, और क्लास डिसमिस कर देते हैं। नेक्स्ट हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि लू सेंग का फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मिंग। मिंग सेंग से पूछता है क्या तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा। लू सेंग कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। जब भी मुझे ऐसा सपना आता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब भी मैं सपना देखता हूँ मैं वहाँ पर अकेले रहता हूँ, लेकिन बाकी सारे मॉन्स्टर रहते हैं और मुझे मारने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा सपना देखने में। मुझे अब वो सपना याद मत दिलाओ। जब भी मैं उसको याद करता हूँ मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है और मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका असर मेरे हेल्थ में भी पड़ता है। मेरा हेल्थ घट के 0.2 पे आ गया है और ऐसा ही कुछ दिन अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन मेरी मौत पक्की हो जाएगी। जिसके बाद उसका दोस्त मिंग कहता है कि ये सब चीजें सोचने के लिए कुछ नहीं रखा है, ये सब मत सोचो, तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। ये सब चीजें सोचोगे तो तुम्हारा हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगा, वैसे भी तुम्हारा हेल्थ मुझसे भी खराब हो रखा है। उसके बाद मिंग कहता है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं, जो कि सेंग कहता है कि नहीं मुझे गेम नहीं खेलना, वैसे भी मेरा मूड नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे घर जाना है। इसके बाद मिंग कहता है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो गेम वगैरह बहुत अच्छे से खेलते हो, तो चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। मैं तुम्हारा पीसी का और तुम्हारा सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसके बाद लू सेंग अपना सर हिला के कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ और मैं घर में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगा, तब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं जा सकता। जिसके बाद स्कूल का एक बंदा इन दोनों को चिल्ला के कहता है क्या तुम दोनों गेम खेलने चल रहे हो। जिसके बाद मिंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना जरा। उसके बाद मिंग कहता है कि ठीक है, तो हम बाद में किसी दिन खेल लेंगे। जिसके बाद लूसेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, अभी तुम आराम से जाके खेलो, मैं बाद में कभी आ जाऊंगा। जिसके बाद लूसेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी दुनिया में रिकार्नेशन होने के बाद भी मुझे अपनी एग्जाम के बारे में सोचना भी पड़ेगा। मैथ को लेकर मेरा दिमाग हैंग हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे टॉप के लास्ट के न्यूज़ देखना चाहिए मैथ के लिए, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि किस हिसाब से मुझे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड और जो दूसरा वर्ल्ड है इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। फिर लू सेंग एक बोर्ड की पोस्टर को देखने लगता है, तभी अचानक से एक लेडी भारी भरकम सामान लेके आने लगती है और लू सेंग को कहती है कि बीच रास्ते में बेवकूफ़ों की तरह तुम क्यों खड़े हो, अगर तुम्हें पोस्टर ही देखना है तो साइड में खड़े होकर देखो ना। जिसके बाद लू सेंग इसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पता नहीं मैं इतना स्ट्रांग कब बनूंगा। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लू सेंग का घर का, जहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड के ऊपर पैच लगा रही होती है। जिसके बाद उसका डैड कहते हैं कि थोड़ा सा धीरे से करो, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि बस हो गया है, तुम अपना दांत घिस लो थोड़ा सा और सब्र कर लो, मेरा काम हो ही गया, तुम्हें आराम मिल जाएगा। जिसके बाद सेंग अपने घर आता है, जिसे देखने के बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम घर आ गए। उसके डैड कहते हैं कि जब तुम आ ही गए हो तो क्या तुमने कुछ खाया वहाँ से स्कूल में, या फिर तुमको मैं एप्पल दूँ। उसकी मॉम कहती है कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम सबके लिए डिनर का तैयारी करती हूँ, तुम सबसे पहले जाके अपनी छोटी बहन से मिल लो, वो कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जिसके बाद लू सेंग अपने डैड के पास आता है और आकर उनको कहता है कि डैड आप क्यों नहीं ब्लड सर्कुलेटर खरीद लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के घर में उसका क्या है, उसके पापा का भी यही सेम हाल है,
अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो आपका ब्लड में जो सर्कुलेट का चेंजिंग है वो आराम से आप कर सकते हैं। और ये जो बैंडेज लगा के आप इतना दर्द महसूस कर रहे हो, आपको ये करना नहीं पड़ेगा, वो आपको आसानी होगा। जिसके बाद उसका डैड कहते हैं कि तुम्हारा डैड अभी ओल्ड हुआ है और ओल्ड एज में थोड़ा बहुत ऐसे कमजोरी आती रहती है। अभी तुम्हारा डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे फालतू चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये छोटा मोटा दर्द तो सहना ज़रूरी है लाइफ में। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि रुको, तुम्हारे लिए कोई एक सरप्राइज है। जिसके बाद उसके डैड उसे 2 बोतल में हेल्थ रिकवरी चीज़ दिखाते और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा हेल्थ रिकवरी का टॉन, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करेगा। जिसे देखने के बाद लू सेंग कहता है कि ये तो 20,000 यान का है, ये आपके पास कैसे आ गया और इतने सारे पैसे कहाँ से मिला हेल्थ रिकवरी का। जिसे देख के लू सेंग की आंखें चमक जाती है। उसकी मॉम उसके डैड को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, मुझे नहीं पता था कि इतना महंगा चीज़ तुम इसके लिए ला दोगे। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि तुम्हारी स्कूल के लाइफ में जो तुम्हारी स्कूल ईयर चल रही है उस हिसाब से तुम अगर एक सिप भी इसको पियोगे तो तुम्हारे शरीर में जो बूस्ट और एनर्जी आएगा वो कमाल का होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड इतने अच्छे हैं, कितना सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। वाह, तुम तो अमेजिंग हो, मुझे तुम्हें थोड़ा और सा प्यार दिखाना पड़ेगा। और फिर वो उसके पीठ में और एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि इतना बड़ा चीज़ जब तुमने ला ही दिया है और कर दिया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम पर, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो चलो इस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं सच में क्या हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब इतना अच्छा मौका मिला है तो थोड़ा सा तो बनता ही है। जिसके बाद उसका डैड कहते हैं कि हाँ मीट और पॉक के साथ हम लोग सेलिब्रेट जरूर करेंगे। उसके बाद उसके दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज इनका लकी डे है। और हमारा लू सेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दांतों तफले अपने होठ को दबा रहा होता है, उसको कुछ खट रही होती है। उसके बाद उसकी मॉम लू सेंग से पूछती है कि तुम्हारा हेल्थ अभी कितना ज़्यादा है, क्या तुम्हारा हेल्थ स्टेटस 0.85 है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है इसको लेने के बाद तुम्हारा हेल्थ रिकवरी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.89 तक तो आ ही जाएगा। और तुम्हारी जो सिस्टर है उसका हेल्थ रिकवरी अभी फ़िलहाल बहुत है, 0.9 का, यानी कि वो तुमसे 2 कदम आगे है, तो तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है क्या 0.9, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखा आज उसकी स्कूल में कोई एग्ज़ाम था जिसके ऊपर उसने टॉप 0.01 के अंदर अपना काम फिनिश कर लिया है। उसके बाद लू सेंग वहाँ से भागते हुए कहता है कि अरे हाँ मुझे तो मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लू सेंग अपने कमरे में जाता है, फटाफट से वर्कआउट करने की बात करता है। जिसके बाद वो वर्कआउट करने लगता है और अपना प्रोटीन ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं इससे थोड़ा सा और बेहतर कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें लू सेंग हमें बताता है कि कैसे इस वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होने के बाद उसके पास बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कल्टीवेशन, योगा, मार्शल आर्ट और भी सारी चीज़ें, जिसके थ्रू उसके बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर धीरे धीरे बढ़ता गया। और जैसे जैसे उसको पता चलता गया इन सब पावर के बारे में, वो धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगा, जिससे उसका कल्टीवेशन लेवल भी 0 से लेकर 0.2 तक आ गया है फ़िलहाल। और कुछ ही दिनों बाद उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ के और ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका हेल्थ पावर यहाँ पर कम हो जाता है। हेल्थ पावर के लिए इसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग लेवल का। जिसके बाद वो हमें बताता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में आए और चेंज हुए 300 ईयर्स हो गए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ह्यूमैनिटी चेंज हुई और मॉन्स्टर का राज बढ़ते गया। और फिर एक टाइम आया यहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलने लगा और उन्होंने उनकी तरफ से दी हुई एक कर्ज यहाँ पर रह गया। उसके बाद लू सेंग कहता है कि ह्यूमैनिटी एंटर हो जाएगी मार्शल आर्ट के रूप में, ताकि ये ह्यूमन बचे रहे और सालों साल तक इनका ह्यूमैनिटी चलता रहे। लेकिन जिस हिसाब से उस दुनिया में चल रहा था वहाँ पर दानवों का राज था और ऐसे चलता रहा तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक दिन। जिसके बाद हमें बताया जाता कि इस दुनिया में आने के बाद यहाँ पर उनको अनाउंस किया गया था कि इस दुनिया में आने का एक ही मतलब होता है कि ह्यूमैनिटी। अगर तुम लोग यहाँ पर रिकार्नेशन हुए हो, इसका मतलब है तुम लोग यहाँ पर जिम्मेदार हो अपने रिकार्नेशन होने का। तुम्हें यहाँ पर जीना है मरना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम यहाँ पर मॉन्स्टर से बच सकते हो या फिर ह्यूमन की तरह एक आम जिंदगी जी सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ उन्हें ये भी बताया जाता है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट की और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों को तुम लोग मास्टर हासिल नहीं कर सकोगे तो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है तुम लोगों को मार दिया जाएगा और फिर तुम लोग फिर से रिकार्नेशन हो गए लूप में फंस जाओगे। कुल मिला के बात यहाँ पर ये थी कि तुम्हें किसी भी हालत में मार्शल आर्ट को टॉप पे ले जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें फिर से रिकार्नेशन होकर इस लूप में ना फंसना पड़े। एंड उसी के साथ तुम्हें जिंदा रहने के लिए सारी कोशिश और सारे हदें पार करना भी होगा। जिसके बाद हमें लू सेंग को दिखाया जाता है जो कि 3 स्टेप कंप्लीट कर चुका आता है बॉडी रिकार्नेशन टेक्निक का, फिर भी उसके हेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मायूस होकर कहता है कि मैं इतना ज़्यादा स्टेप कंप्लीट कर लिया फिर भी मेरे बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन मेरी एक सिस्टर है जो कि उसने अपना रीच आउट करके 0.9 तक कर लिया है और एक मैं हूँ जो कितना भी कोशिश कर लूँ मेरी बॉडी में कोई भी कैपेसिटी काम ही नहीं कर रही है और ना ही कोई टेक्निक यहाँ पर काम कर रही है। मैं वहीं की वहीं हूँ। मैं इतने अच्छे से मार्शल आर्ट और बाकी सब चीज़ों को भी ट्राई कर रहा हूँ फिर भी मेरे पीछे वो नाइटमेयर नहीं छोड़ी है। मुझे वो नाइटमेयर हर रोज़ आती है और मेरा बॉडी का कोई भी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ जिससे मेरी बॉडी की स्टेटस चेंज हो जाए। उसके बाद वो निराश होकर कहता है कि मॉम डैड ने मेरे लिए वो एक मेडिसिन खरीदा है ताकि मैं हेल्दी बन सकूँ और मेरी बॉडी का पावर बढ़ा सकूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ मेरा बॉडी की स्टेटस नहीं चेंज हो रहा। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कोई भी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है इसको चेंज करने के लिए। मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करूँगा और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, जीत और मेहनत, और ताकि मैं इस जंजाल से निकल सकूँ। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता और ना ही मैं इसे बुज़दिलों की तरह रह सकता हूँ। मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे लिए नहीं मेरे मॉम डैड के लिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मेरे लिए। अब 3 बार करने के बाद में अगर मैं थक जाऊं तो मैं कैसे फिर परफेक्ट बनूंगा। मुझे 3 बार नहीं मुझे 4 बार करना होगा, 4 बार नहीं मुझे 5 बार 6 बार 7 बार, जब तक ना मैं अच्छा बन जाऊँ तब तक मुझे प्रैक्टिस करना ही होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता कभी नहीं। जिसके बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो वही जगह है जो कि मैं अपने सपने में देखा करता था, जो कि मेरा नाइटमेयर हुआ करता था भयानक वाला। जिसके बाद वो खड़ा होता है और अपने गाल को खींचने लगता है और कहता है क्या मैं फिर से सो गया हूँ, मेरे साथ चल क्या रहा है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला बोल देता है। अब इसे समझ भी नहीं आता कि मॉन्स्टर अचानक से कहाँ से आ गया हो और वो मॉन्स्टर से बचने लगता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर जैसे उसको खाने जाता है, लू सेंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इस मॉन्स्टर से ऐसे मरने वाला हूँ, क्योंकि ये नाइटमेयर था, लेकिन अचानक से सच कैसे हो गया। मैं यहाँ पर उठने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कैसे बचूंगा मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है यही यहाँ पर मेरा लास्ट अंत है। वो मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कहता है कि मॉन्स्टर मेरी तरफ मत देखो अपनी गंदी शक्ल से। फिर वो कहता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास ना ही कोई पावर है ज़्यादा और ना ही कुछ वो कर सकता है, क्योंकि मेरा हेल्थ रिकवरी पावर भी स्टेटस 0.7 का है, बस इतना ही। और मेरे लेवल का जो बंदे हैं उनके हाई पावर है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही मेरा हेल्थ स्टेटस अच्छा है और ना ही मेरे पास कोई इतना अच्छा पावर है जिसके थ्रू मैं इन मॉन्स्टर से लड़ सकूँ। ये नाइटमेयर था लेकिन अब ये सच हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद से यहीं पर मेरा अंत लिखा होगा। मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद एक किक में लू सेंग उस मॉन्स्टर को हवा में फेंक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पावर है। मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्शल आर्ट और मेरा कल्टीवेशन धीरे धीरे काम में आ रहा है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक सपना ही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक ड्रीम बोलना गलत होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें रियलिस्टिक लग रही है। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक झटका लगता है जिसके उसे कुछ मेमोरी याद आती है और कहता है कि ये मेमोरी क्या चीज़ है। जिसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। उसको एक नंबर दिखाई देता है 1359 और उसको ढूंढने का फैसला करता है। अब उसके प्रीवियस लाइफ का सारी चीज़ें मेमोरी कुछ बहुत याद आती है और इस लाइफ का भी बहुत कुछ याद आता है जिसे उसको समझ में नहीं आता। तो कहता है कि मुझे इस नंबर के थ्रू उस सपने का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सपने का सच्चाई जान सकूँ। इसके बाद वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसको कुछ पॉइंट अप मिलता है और उसका लेवल अप थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे इस मेमोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे मैं ताकतवर भी बनूंगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है इस मेमोरी के ऊपर और मैं ये सपना बार बार क्यों देख रहा हूँ। मुझे इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और मुझे इस मेमोरी में फिर से आके फिर से इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लगे कि ये सब चल क्या रहे और मुझे पॉइंट आउट मिल कैसे रहे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये मेरे जान के लिए खतरा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, मुझे इसको देखना पड़ेगा।
लेकिन फिलहाल के लिए ये अभी काफ़ी है। जिसके थोड़ी देर बाद उसको कुछ एहसास होता है और उसके सर में जोरदार दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बार बार ये दर्द कहाँ से वापस आ जाता है और यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद उसे होश आता है उसके कमरे में और वो दरवाजे की तरफ मूव करने लगता है। वो कहता है क्या क्या मैं उठ सकता हूँ? कि मेरे शरीर में इतना भी ताकत नहीं है कि मैं उठ सकता हूँ यहाँ पर? क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद एक लड़की लू सेंग को चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से बाहर आओ, अब टाइम हो गया है खाना खाने के लिए। बाहर तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कितने घंटे आलसी होकर अपने कमरे में पड़े रहोगे? जिसके बाद पसीने से लथपथ लू सेंग अपना दरवाजा खोलता है और देखता है कि किंग है उसकी सिस्टर बाहर खड़ी थी। अब उसकी बहन उसको ताना मारते हुए कहती है कि अभी मत कहना कि तुम अपने कमरे के अंदर जाके वर्कआउट कर रहे थे, क्योंकि तुम एक आलसी हो और आलसियों की तरह अपने कमरे में तुम चुपचाप सो रहे थे। अब झूठ मूठ का कोई भी नाटक मत करना और मान लेना कि तुम आलसियों की तरह पड़े रहे थे, ना कि तुम वर्कआउट कर रहे थे। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि लू सेंग बहुत ज़्यादा भीगा हुआ था पसीने में। लू सेंग कहता है कि अरे ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं थोड़ा दवाई का ज़्यादा डोज ले लिया था, इसलिए मेरा बॉडी पूरा पसीने से भीग चुका है। इसके बाद उसकी बहन ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस कहती है कि जल्दी से आ जाओ खाने के टेबल पर, क्योंकि मॉम एंड डैड को ज़्यादा इंतज़ार करना सही नहीं होगा। जिसके बाद किंग वहाँ से जाने से पहले उसको नोटिस करती है और कहती है कि इसका बॉडी इतना ज़्यादा मस्कुलर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो एकदम लल्लू की तरह दिख रहा था, आज इतना ज़्यादा सा बॉडी बिल्डर कैसे हो गया? मुझे लग रहा है कि वो सच में वर्कआउट कर रहा है, थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा है अपने ऊपर, इसलिए तो इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ जल्दी ही। लू सेंग कहता है कि मुझे याद है जब हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे तो कैसे किंग मेरे हमेशा मेरे साथ चिपके रहती थी, लेकिन जैसे हम बड़े होते गए धीरे धीरे और हमारा जब असेसमेंट एग्जाम होने लगा और जब वो हमारा रिजल्ट आया तब उसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे प्रति, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा टॉप किए थे। उसका हेल्थ रिकवरी स्टेटस और बाकी सब चीज़ों में 1.0 आया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो हर एक चीज़ में मुझसे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे ऐसे करके उसका मेरा साथ छूटता गया और हम दोनों भाई बहन फिलहाल के लिए अलग हो गए। हमारा स्कूल के साथ बस ऐसे ही चलता रहा। लू किंग है धीरे धीरे एक जीनियस होती गई। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, स्पोर्ट में भी अच्छी थी और सारे ऑल स्टेटस में भी वो नंबर 1 पे थी। और ऐसे ही करके उसका एटीट्यूड चेंज हो गया और वो मेरे साइड से हट के अपने एटीट्यूड में ही रहने लगी। मेरे सिस्टर के लिए मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं एक नकारा की तरह पड़ा रहता हूँ। मेरी एक बहन है जो कि बहुत जीनियस है और मैं उसका भाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और डफर हूँ। अचानक से उसकी नज़र शीशे में जाती है और वो अपनी बॉडी को देख कर हैरान हो जाता है कि मैं इतना ज़्यादा मस्कुलर कैसे हो गया। इवन कि मेरी बॉडी भी उतना अच्छे से काम नहीं करती और मेरे हाथों को देखो इतना ज़्यादा तेज कैसे चलने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज़्यादा मस्कुलर होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करता हूँ। सोने से ऐसा लगता है कि मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने में वो नाइटमेयर दिख रहा था जिसे मैं ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा था। मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया था। अगर ऐसा होता तो मैं उस ज़ॉम्बीज़ से नहीं हारता, मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा मन का भ्रम है। ड्रीम और नाइटमेयर तक ठीक था, लेकिन मुझे अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन अगर ये सच है तो मेरा ड्रीम अगर सच हुआ तो ये बॉडी भी सच है, क्योंकि ड्रीम और रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन इन दोनों में मैं जागते हुए भी सब कुछ कर सकता हूँ और सोते हुए भी सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने ड्रीम का खोज करना पड़ेगा कि मैं अपने ड्रीम को उस ड्रीम को मैं कैसे देख सकता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मुझे पावर कितनी जल्दी लेवल अप करती है। लेकिन मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा कि जब मैं सोता हूँ तब मेरी पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर सोऊंगा और मैं सपने देखूंगा तो मैं सपने में जितना पावरफुल हो जाऊंगा रियल लाइफ में भी उतना पावरफुल बन जाऊंगा। मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ परियों का सपना दिख रहा हूँ कि मैं सपने में भी जो कुछ कर सकता हूँ रियल लाइफ में मैं वो हो जाऊंगा। जिसके बाद वो खाने के टेबल पर आता है, उसके साथ उसको बैठने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो बुकड़ों की तरह खाना खाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे अपने बॉडी को हेल्थ बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो खाना खाता है और इसको देखने के बाद उसके सारे जो फैमिली होती है वो कहते हैं कि इसको आज क्या हो गया। एक चूसे गुठली को वो जो कि बहुत ज़्यादा कम खाना खाता था आज इतना जल्दी इतना कैसे खाना खाने लगा। और सब लोग उसको घूर के देखने लगते हैं, जिसके लिए वो थोड़ा सा awkward हो जाता है कि हाँ अचानक से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खाने लगा हूँ।
इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बस देख रहा था, आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था इसलिए मैं इतना खाना खा गया। फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज़्यादा खाना कब खा गया। इसके बाद उसके डैड उसको सारा खाना देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम घर में ही हो, घर में जितना सारा तुम खाना खा सकते हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, कोई तुम यहाँ पर रोक टोक नहीं रहेगा। फिर उसकी मॉम को कहते हैं उसके डैड कि जाओ तुम अभी दूसरा बॉल में खाना पका दो, थोड़ा और राइस पका दो ताकि हमें खाने के मिल जाए, क्योंकि आज मेरा बेटा भूखा है, आज वो अच्छे से दबा के खाएगा। जिसके बाद उसका डैड कहता है कि मेरे लाल तू जितना खाना खा सकता है तू खा ले, क्योंकि तेरा ही घर है, जितना ज़्यादा तू खाएगा उतना ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बॉडी बिल्डर होता जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा खाना खाओ और भी ज़्यादा हेल्थी हो जाओ, तुम्हारा हेल्थ स्टेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना तुम हेल्दी बनोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी के लिए और तुम्हारे इनर पावर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम जितना खा सकते हो तुम खाओ, ये तुम्हारे बाप का घर है, किसी का और का नहीं। तुम यहाँ पर जितना लगे उतना ही तुम बोलना, मैं तुम्हें और भी खाना खिला सकता हूँ, मेरे में इतना हिम्मत है कि तुम्हें मैं फुल पेट कभी भी और किसी समय भी खिला सकता हूँ। तो तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने हेल्थ पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी अगर कोई सी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी भी तुम्हारे डैड जिंदा है। उसके बाद उसकी सिस्टर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अगली बार मैंने चेक किया था इसका 0.8 का था और अभी 18 का हो गया है, मतलब क्या ही अच्छा हुआ है। जिसको सुनने के बाद उसका डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बंद करो अपने भाई को बुली करना, तुम हमेशा अपने भाई को बुली करते रहती हो, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है थोड़ा सा भी। मेरा बेटा हर यूनिवर्सिटी में अपने मार्शल आर्ट को पीक में उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तुम्हें क्या पता होता है कि मेहनत क्या करनी होती है, तुम तो बस उसको ताने ही मारती रहती हो। जिसके तौर पर लू सेंग अपने डैड को कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मजाक करती रहती है, उसको छोड़ दीजिए। उसके डैड कहता है कि मेरा बेटा एक दिन मार्शल आर्ट का टॉप पर होगा और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, देख लेना। तुम उसको बुली करते रहते हो, एक दिन तुम्हें उसको सर झुका कर सलाम करोगी। इसके बाद बाप एंड बेटी में थोड़ा सा प्यारा बड़ा नोक-झोंक चलता रहता है और यहाँ पर लू सेंग अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि क्या मतलब है कि मैं जो सपना देखता हूँ वो सच होने जाता है, इसका मतलब मैं अपने सपने में जो भी देखूंगा अपने आप को जितना पावरफुल बना सकता हूँ रियल लाइफ में मैं भी उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं डोजो की तरह ये सब सारी चीज़ें हो रहा है। अगर ये सच है तो मुझे और भी ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को बता दूँ, डोजो एक तरीके का रूम होता है जहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो डोजो को तलाश करते हुए जहाँ पर पहुंच जाता है और पोस्टर को देखते हुए कहता है कि ये होंग चेंग डोजो रूम मास्टर है, इनका लेवल था 4 लेवल मार्शल आर्ट के ये लेवल अप कर चुके थे और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इनका शिक्षा और इनका जो एकेडमी स्टार्ट हुआ था वो 23rd जो जनरेशन था उसके पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर जो कोई भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है कोई भी वापिस निराश होकर नहीं गया है। यहाँ पर उसे कई तरह की मार्शल आर्ट की और उनके रैंक की पोस्टर मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और रैंक में नंबर 1 थे। उसके बाद यहाँ पर होंग चेंग डोजो का फेस दिखाई देता है और कहता है कि ये इंसान जो है वो लेवल 4 तक अपने मार्शल आर्ट को पीक तक उठा ले चुका है और इसका जो रैंक है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है और इसका स्टोरेज हेल्थ लेवल जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर तक है। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा पावरफुल है इंसान है और अपने मार्शल आर्ट को 4 लेवल तक भी कम्प्लीट करके उठा चुका है। जिसके बाद वो हेल्थ स्टेटस रिकवरी देखता है तो उनका होता है 200। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हेल्थ रिकवरी इक्विपमेंट है वो 300 तक बढ़ चुका है और इस हाई सोसाइटी में रहने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट को सबसे अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट करना पड़ेगा और अपने कल्टिवेशन को हाई लेवल पर उठाने के लिए तुम अगर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और हाई रैंक तक पहुंच जाओगे तो ये सोसाइटी तुम्हें बहुत ऊंची दर्जे पर तुमको मान और सम्मान देगी। जिसके बाद उसकी नज़र जाती है पोस्टर में टंगी हुई फीस का, जो कि देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि इतना फीस तो एक हाई वैल्यूबल जो अमीर फैमिली है वो अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकती है, हमारे जैसे गरीब के लिए ये नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। जिसके बाद वो निराश होकर कहता है कि अगर किन्हें कहती है कि मैं इस स्कूल में भर्ती होना चाहती हूँ तो किन्हें के लिए मेरी फैमिली मान जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो छोड़ो,
वैसे भी मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बस अपने ड्रीम में जाकर ज़ॉम्बी से फाइट ही करता रहूँगा और मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये सब करना नामुमकिन जैसा हो सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझ पर बिलीव नहीं करती। मैं एक नकारा और निकम्मा हूँ जो कि कोई काम का नहीं हूँ, लेकिन किन्हें बहुत अच्छी है, वो जीनियस है, वो शार्प माइंडेड है और उसके लिए फैमिली कुछ भी कर सकती है। और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको एक लेडी नोटिस करती है वहाँ पर जाते हुए। इसके बाद वो लेडी उसको रोकते हुए हेलो कहती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पर हैंग चेंग डोजो एकेडमी में रजिस्टर करने के लिए आए हो? स्वागत है तुम्हारे हैंग चेंग डोजो एकेडमी में। जिसके बाद लूसेंग कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस अपना हेल्थ स्टेटस का कॉम्बैक्ट चेक करने आया था कि कितना पावरफुल हो गया है और कुछ नहीं। जिसके बाद उस लेडी को समझ में आ जाता है कि एक वेल्दी फैमिली का नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल फैमिली का है और इसके पास कोई भी इंट्रोडक्शन वाला, मतलब इसके पास कोई भी टीचर नहीं है कि अपना टीचिंग कर सकता है और अपने पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी डोजो एकेडमी में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद लूसेंग वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी उसको रोकते हुए कहती है कि हॉलवे के सामने से जाते हुए 8 नंबर घर के पास एक आकलन मशीन है, तुम वहाँ पर वैसे जा सकते हो। उसके बाद वो लेडी कहती है, क्या तुम मेरा असिस्टेंट बनना पसंद करोगे? जिसका जवाब लूसेंग कहता है कि थैंक यू, मुझे पता है कि ये काम कैसे करता है, मैं कर लूँगा ये। उसके बाद लूसेंग एक कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले अपना हेल्थ को असेस करना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो अपनी हेल्थ पावर को नापने के लिए एक बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो बॉल फिर उसका पावर बताती है 0.963, जो कि उसका बॉडी लेवल पावर रैंक होता है। जिसके बाद वो अपना पावर देख के बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाता है और अपने आप वो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हुए कहता है कि मेरा पावर 0.96 तक आ गया। इसका मतलब ये है कि 0.2 से बढ़ के इतना जल्दी इतना हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जीनियस बहन को भी हराने जा रहा हूँ। जिसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उन्हें अपने पावर को चेक किया जाए। फिर वो पावर चेक करने वाला मशीन के सामने आके अपने पावर को चेक करने लगता है। जिसके बाद उसको महसूस होने लगता है कि उसका जो पावर है वो पावर कॉम्बैट बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जैसे कि वो अपने सपने में ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ाई करता है, उससे भी पावरफुल यहाँ पर उसको महसूस होता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे लोगों की पावर कॉम्बैक्ट एक साथ महसूस हो रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। उसको अलग अलग लेवल का अलग एक्सपीरियंस महसूस होता है। उसके बाद वो एक जोरदार पंच उस मशीन के ऊपर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं लूसेंग को मारने के बाद वो मशीन ओवरलोड दिखाती है और उसका कॉम्बैट पावर 113 दिखाता है। उसके बाद लूसेंग को पावर कॉम्बैट देख के खुद हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया, मतलब मेरा हेल्थ स्टेटस से भी ज्यादा ये पावरफुल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है मेरा हेल्थ स्टेटस। इसका मतलब ये है कि मार्शल आर्ट सच में काम करता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं बस 1 घंटा सोया था और मेरा हेल्थ स्टेटस और कॉम्बैट पावर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर ऐसा होगा तो अगर मैं रोजाना 8 घंटे 9 घंटे या फिर 10 घंटे सोऊंगा तो मेरा पावर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लूसेंग सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। जिसके बाद उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है। वो गुस्से में कहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है सोने के लिए तब मैं नहीं सोता हूँ और जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोने की तब मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसे तो स्कूल में रोज मैं सो जाता हूँ, अब क्या हुआ, अब मेरी आंखों में नींद कहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वो टाइम देखता है, वो कहता है अभी तो बस 9 बजे हैं, ऐसे भी 9 बजे इतना जल्दी कोई नहीं सोता हो, ऐसे भी नींद आने नहीं वाली, तो मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँगा। वर्कआउट कर करके अगर मैं थक गया तो मुझे अननेचुरली नींद आ जाएगी। वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए अपने बॉडी मेथड का इस्तेमाल करता है। कहता है कि मैं अपने पावर कम को ऐसे ही नहीं लूज करने दूंगा, इसको भी मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने मेडिटेशन से। जिसके बाद वो अपना फर्स्ट मूव इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी में एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरी बॉडी में किस लेवल की एनर्जी आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से रहा है। जिसके बाद कहता है कि मैंने ऐसा पावर कभी भी महसूस नहीं किया था, क्या ये एक्सरसाइज से हो गया था? अगर ऐसा हुआ तो मैं स्कूल में क्यों नहीं ये सब कर पाया, मुझसे मिस्टेक कैसे हो गया? जिसके बाद प्रैक्टिस करते टाइम उसके बॉडी में फिर से वही पुरानी वाली मेमोरी आ जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरे जो बॉडी में, मेरे दिमाग में जो मेमोरी आ रही है वो किस चीज़ का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अलग लेवल का मेमोरी है जिससे मुझे कोई नाता नहीं है, मुझे जानता नहीं हूँ कि ये मेमोरी किस चीज़ का है। लेकिन ये जब भी आती है मेरा दिमाग को हिला के रख देती है, मुझे पता नहीं चलता कि ये मेमोरी किस चीज़ का है, लेकिन मैं एक दिन इसको ज़रूर पता कर लूँगा। इस मेमोरी से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मुझे बस ज़ॉम्बीज़ और बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।